हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 जो है आपका पॉवर्टी मतलब निर्धनता एज अ चैलेंज। पॉवर्टी एज अ चैलेंज, निर्धनता एक चुनौती। अच्छा चैप्टर है काफ़ी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा आपको ना 9th क्लास की इकोनॉमिक्स है तो थोड़ा सा आपको थ्योरी वाइज पढ़ना होता है। ठीक है, आप सोचते हो कि मैडम कितने लेंथी नोट्स बनवा रही है। ठीक है, कि कीवर्ड्स में जो नोट्स बनते हैं ना वो 6th 7th 8th के बनते हैं। 9th क्लास के आपके जो मेंस के आप आंसर राइटिंग करोगे ना, जो आपको एक बेस पता होना चाहिए, तो थोड़ा सा थ्योरी वाइज होना चाहिए। इस वजह से आप थ्योरी में लिखो ना थोड़ा तो बेटर होगा। और मैंने थोड़ा खुला खुला लिखा है इसलिए काफ़ी लेंथी लगता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कीवर्ड्स में नोट्स 6th 7th 8th के बनाए, 9th क्लास से बिल्कुल ना बनाए। 11th 12th के जब आप नोट्स बनाओगे तो अच्छा खासा डिटेल में बनाना आंसर राइटिंग के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि यहीं से अगर आप लैंग्वेज पढ़ते हो तो एक बेस तैयार होता है कि लैंग्वेज आपको किस तरह लिखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है जैसे निर्धनता। पुवर्टी क्या होती है हम वो देखेंगे। तो मूलभूत आवश्यकताओं के अभाव को निर्धनता कहते हैं। मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती है? मूलभूत आवश्यकता एक इंसान के लिए क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। मतलब जब कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकता जैसे रोटी, कपड़ा और मकान उसको पूरा नहीं कर पाता तब हम कहते हैं वो गरीब है, वो निर्धन है। और भारत में देखें तो हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। क्यों? क्योंकि जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। आगे बात करें हम गरीबी जो निर्धनता है उसके प्रमुख सूचक कौन कौन से हैं। तो जैसे कौन सा आ जाएगा कि यहाँ पे खराब स्वास्थ्य, निरक्षरता मतलब कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसका स्वास्थ्य खराब है, कुपोषण, भूमिहीनता जिसके पास अपनी कोई भूमि नहीं है, बेरोजगारी कि उसके पास कोई रोजगार नहीं है, असहायता, बाल श्रम के बच्चे मजदूरी करते हैं, वहाँ पर साफ सफाई नहीं है, तो हम कहते हैं कि हाँ ये गरीब है। वहाँ पे निर्धनता है। महात्मा गांधी जो थे उनका कहना था कि भारत जो है सही मायने में फ्री कब होगा, फ्रीडम कब मिलेगी उसे, आज़ाद तब हो पाएगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा। ठीक है। सामाजिक वैज्ञानिक किसे कहते हैं? टॉपिक दिया एनसीईआरटी में सामाजिक वैज्ञानिक। तो समाज और मानवीय संबंध के बारे में अनुसंधान मतलब रिसर्च करने वाले लोगों को सामाजिक वैज्ञानिक कहा जाता है। मतलब समाज वैज्ञानिक और मानवीय संबंध के बारे में। समाज वैज्ञानिक कौन बनते हैं? इंसान बनते हैं, लोग। तो समाज के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके मानवीय संबंध के बारे में जो रिसर्च करते हैं उनको कहा जाता है सामाजिक वैज्ञानिक। अब सामाजिक अपवर्जन आता है और असुरक्षा। इन पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण बहुत ही सामान्य होता जा रहा है। सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर कैसे? सामाजिक अपवर्जन कैसे निर्धनता का एक कारण है? तो सामाजिक अपवर्जन होता है क्या है? पहले तो ये समझिए अपवर्जन का मतलब अलग कर देना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति या समूह को सुविधाओं का फायदा नहीं लेने दिया जाता जिन सुविधाओं का फायदा बाकी लोग ले सकते हैं। जैसे कोई गरीब इंसान है, वो एक अच्छी सोसाइटी में जाके रहता है तो अच्छी सोसाइटी वाले उसको निकाल देते हैं या उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, उनका अपवर्जन कर देते हैं। भारत के अंदर देखें तो जातिवाद सामाजिक अपवर्जन का अच्छा उदाहरण है। जैसे एक अच्छी सोसाइटी में अच्छी कास्ट के लोग रहते हैं ना, तो छोटी कास्ट के अपने से जो नीचे कास्ट के लोग हैं उनको आने नहीं देते। वे कहते हैं नहीं भाई हम तो अबव कास्ट के हैं, तो नीचे कास्ट के लोगों को भी नहीं आने देते। तो ये क्या है? ये जातिवादी तो है। तो भारत के अंदर जातिवाद सामाजिक अपवर्जन का अच्छा उदाहरण है और जो बहुत ही ज़्यादा गलत है। किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। क्योंकि अब हम देखें तो जो सामाजिक अपवर्जन है वो निर्धनता, वो गरीबी का एक कारण भी है और एक मतलब खुद में एक रिजल्ट भी है, परिणाम भी है। सामाजिक अपवर्जन लोगों की आय को बहुत कम ही नहीं करता बल्कि इससे भी कहीं अधिक क्षति पहुंचा सकता है। देखा जाता है कि जो दलित लोग हैं उनकी कहते हैं कि उनकी आय कम रखो। ठीक है, तो वो उनकी आय को बहुत कम नहीं करता बल्कि इससे कहीं अधिक उनके मान सम्मान को भी हानि पहुंचाता है। असुरक्षा भी एक निर्धनता का कारण है। जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, मतलब प्राकृतिक आपदा आती है कोई, चाहे वो कोई बाढ़ हो, भूकंप हो या फिर नौकरियों की उपलब्धता में कमी, तो दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की जो संभावना है वो क्या है? असुरक्षा है। तो दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना का निरूपण ही असुरक्षा है। जो एक तो वो पहले से गरीब है, ऊपर से बाढ़ भूकंप आके उसका घर वैसे ही चला गया, तो उनकी ज़्यादा संभावना होती है किसकी? निर्धन होने की। असुरक्षित समुदाय में ज़्यादातर अगर हम देखें तो विधवा महिलाएं आती हैं, अपंग आते हैं लोग और पिछड़े हुए वर्ग के लोग आते हैं। अब हम देखते हैं निर्धनता रेखा। तो निर्धनता रेखा ये कोई एक्चुअल रेखा नहीं है, ये सिर्फ एक काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी रेखा। क्यों रखी गई है? ये सिर्फ इससे बताने की रखी गई है कि कोई व्यक्ति निर्धन गरीब है भी या नहीं। अगर कोई व्यक्ति इस निर्धनता रेखा जो काल्पनिक रेखा है उसके नीचे आता है तो वो निर्धन कहलाता है। ठीक है ना। निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य सामान्य विधि एक तो आय को देखा जाता है अथवा उपभोग स्तरों पर आधारित होता है कि किसी की आय अगर ज़्यादा है तो वो अमीर है और किसी की आय कम है तो वो क्या है? गरीब है। भारत में न्यूनतम उपभोग स्तर अगर मतलब गांव के लोगों को अगर 2400 कैलोरी मिल जाती है
तो वो अमीर है, वो सही है। लेकिन अगर उससे नीचे मिलती है तो वो निर्धन में आते हैं। शहर के लोगों को 21 कैलोरी रखी है, ठीक है। तो ये इन्होंने एक निर्धनता रेखा बता दी है, मतलब इस रेखा तक बता दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के कैलोरी ज़्यादा होने का कारण। अब देखिए यहाँ 24वां 21 है। क्यों? ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी ज़्यादा होने का कारण यह है कि गाँव के लोगों को ज़्यादा शारीरिक श्रम करना पड़ता है, वे ज़्यादा मेहनत करते हैं। अब भारत में न्यूनतम आय 2011 और 12 में क्या किया? जो ग्रामीण थे, ठीक है, उनकी महीने की 816 रख दी उन्होंने, आय बता रही हूँ मैं ये, ठीक है। और शहर में महीने की 1000। और 5 सदस्य अगर किसी परिवार में, तो उसकी कितनी होगी? 4080। और शहर में 5000 होगी, ठीक है। तो उन्होंने ये एक निर्धनता रेखा तय कर दी कि इससे अगर ज़्यादा कमाते हैं तो निर्धन नहीं है, लेकिन इससे नीचे कमाते हैं तो वो निर्धन है। शहरी लोगों के लिए न्यूनतम उपभोग दर भी कम है और साथ ही आय भी ज़्यादा है। आय क्यों ज़्यादा है? क्योंकि शहर में चीज़ें काफ़ी महंगी होती हैं। 2015 की बात करें तो गाँव में 32 रुपये प्रतिदिन उन्होंने उनकी आय रख दी और शहर में 27 रुपये प्रतिदिन। हर देश की जो निर्धनता रेखा होती है, जो काल्पनिक रेखा बना रखी है, वो अलग अलग है। परंतु विश्व बैंक ने विकासशील जो देशों में अंतर देखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा निर्धारित की है, जिसमें $1.9 प्रतिदिन व्यक्ति उन्होंने रखा है। हर देश की निर्धनता रेखा अलग क्यों है अब? क्योंकि हर देश में रहने का तरीका अलग है, उनकी मूलभूत आवश्यकताएं भी अलग है। क्योंकि मेरे लिए जो चीज़ आज हमारे लिए जो है गाड़ी कितनी, मतलब अगर हमने एक कार ले लिया तो हम कहेंगे कि हम उसमें नहीं, हम निर्धन की श्रेणी में नहीं आते। लेकिन जो कार है वो अमेरिका के लोगों के तो एक सिंपल ही है, उनके तो साइकिल खरीदने जैसा है, ठीक है। तो वहाँ पे चीज़ों के हर जगह दाम अलग है, प्रति व्यक्ति आय में भी अंतर है। यहाँ पे आय कम है तो वहाँ पे अलग सिटीज़ में अलग आय होगी। निर्धनता के अनुपात की बात करते हैं। अर्थशास्त्र सर्वे 2011 और 12 में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, निर्धनता जो है 1973 में 55% थी। 2009 और 10 में क्या हुई? सिर्फ 30% आ गई, मतलब कमी आई है। 1994 में निर्धनता कितनी थी? 36% थी। 2000 में क्या हुई? 26% हो गई, फिर कमी आई। तो एक सर्वे किया तब पता लगा कि निर्धनता में कमी आई है। निर्धनता हम देखें तो 1974 से 2000 तक लगातार गिरी है, कमी आई है। असुरक्षित समूह। भारत में सभी सामाजिक समूह और आर्थिक वर्गों में निर्धनता का अनुपात क्या है? समान नहीं है, कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है। जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है वो कौन से है? वो अनुसूचित जाति आते हैं और अनुसूचित जनजाति आते हैं। आर्थिक समूह में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण, कृषि, श्रमिक परिवार और नगरीय अनियत मजदूर परिवार है। महिलाओं, वृद्ध लोग, बच्चों में भी सुव्यवस्थित ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से वंचित किया जाता है। इसलिए जो महिलाएं या शिशु, वृद्ध निर्धनों में भी निर्धन होते हैं। इसे जस्ट एक थ्योरी की वजह से लिखा है, ठीक है, आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अंतर्राज्य असमानता। प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात क्या समान नहीं है। जैसे मैंने बताया, बिहार उड़ीसा में देखें तो बहुत ज़्यादा गरीबी है, लेकिन वहीं हम केरल, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात में देखें तो निर्धनता वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है। पंजाब, हरियाणा की बात करें तो हरित क्रांति की वजह से गरीबी वहाँ पर कम है। केरल की बात करें तो मानव संसाधन विकास में उन्होंने पैसा लगाया, मानव को अच्छा बनाया है पढ़ा लिखा के, तो वहाँ पे इसलिए गरीबी कम है। पश्चिम बंगाल में भी क्या है? भूमि सुधार उपाय उन्होंने अलग अलग तरीके से किए, तो वहाँ पे गरीबी कम है। आंध्र प्रदेश और टेरा, मतलब तमिलनाडु में अनाज का सार्वजनिक वितरण, उन्होंने अनाज बांटा है, तो वहाँ पे भी गरीबी में कमी देखी गई है। वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। विश्व बैंक के अनुसार निर्धनता जो है 1990 में 36% थी, 2015 में 10% हुई। कितनी कमी आई है? तीव्र आर्थिक प्रगति हुई है मानव संसाधन विकास निवेश के कारण। चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में विशेष कमी आई है। चीन में निर्धनों की संख्या अगर हम 1981 में बात करी थी 88.3% थी, 2008 में सिर्फ 14.7 और 2015 में खत्म होने के बराबर है बिल्कुल। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान में भी निर्धनों की संख्या में गिरावट निर्धनता रेखा के कारण भारत में निर्धनता राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है, ठीक है। अगर हम सब सहारा अफ्रीका में निर्धनता की बात करें तो 2005 में 51% थी और 2015 में कितनी थी? 41% कमी आई है। अमेरिका में 2005 में 10 थी, 2015 में 4%। और रूस जैसे जो समाजवादी देशों में भी निर्धनता दोबारा व्याप्त हो गई है, जहाँ पहले कोई निर्धनता थी नहीं। मतलब कुछ देश ऐसे जहाँ पे निर्धनता नहीं थी लेकिन वहाँ पे आ गई है, गरीब होने शुरू हो गए हैं लोग। भारत में निर्धनता के कारण क्या है? ब्रिटिश औपनिवेशिक, ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों ने खराब नीतियों का निर्माण किया था, जिससे भारत के हस्तकला उद्योग को नुकसान पहुंचा। हस्तकला उद्योग मतलब हाथ से बनाने वाला जो काम था, जो छोटे लोग कर सकते थे, जिनके पास कुछ काम नहीं होता था, जो बेरोजगार थे। जनसंख्या वृद्धि भी कारण है, बेरोजगारी, सामाजिक घटक, ये सब आपको पता है, ठीक है। सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से रोजगार के अनेक अवसर बने हैं, लेकिन इनका प्रभाव भारत के कुछ भागों तक ही सीमित रहा।
अब निर्धनता निरोधी उपाय जो इम्पोर्टेंट है कि भारत में निर्धनता और विकास के डेटा से यह बात स्पष्ट है कि भारत की विकास दर 1970 के दशक में 3% थी, जो 90 तक दशक में 6% हो गई और इन वर्षों में निर्धनता भी घटी है, जो आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन है। दूसरा आ जाता है आपका लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। फर्स्ट होता निर्धनता निरोधी उपाय जिसमें आपका आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन था। दूसरा है लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम जिसमें आती है आपकी योजनाएं, जो है आपकी मनरेगा योजना। महात्मा गांधी एमजी मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मतलब मनरेगा, उसको कब ये लागू किया गया था, ये पूछा जाता है। 2005 में इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। 2005 सितंबर में पारित किया गया था। यह जो एक्ट है वो प्रत्येक वर्ष देश के 200 जिलों में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के लिए सुनिश्चित रोजगार का प्रावधान कराता है और बाद में इस योजना का विस्तार 600 जिलों तक किया गया। रोजगार का 1/3 एक तिहाई रोजगार महिलाओं के लिए भी है। कार्यक्रम के अंदर आवेदक को 15 दिन के अंदर अगर रोजगार उपलब्ध नहीं हुआ तो उसे दैनिक भत्ते का हकदार मतलब हकदार होगा, उसे चाहे वो काम करे या ना करे उसको वेतन मिलेगा। इस योजना को चलाने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष और राज्यों ने राज्य रोजगार गारंटी कोष स्थापित किया। और भी कई योजनाएं हैं जो आपको अच्छी तरह से याद करनी है, कब लागू हुई थी, ठीक है। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम 2004 में हुआ था कि काम के बदले क्या मिलेगा, अनाज मिलेगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में थी, मतलब इसमें जो शिक्षित बेरोजगार जो पढ़े लिखे हैं लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है उनको रोजगार दिया जाएगा। ग्रामीण रोजगार सृजन योजना 1995 में कि छोटे शहर और ग्रामीण क्षेत्र को रोजगार दिया जाएगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो 1999 थी, बैंक से लोन दिया जाएगा काम करने के लोगों को। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2002 की, इसमें भी बैंक लोन। अंत्योदय अन्न योजना 2000 में, इसमें मुफ्त खाना दिया जाएगा। तो आपको योजनाएं कब लागू हुई थी याद करना है और किस चीज़ से रिलेटेड है ये भी याद करना है। कुछ चुनौतियां भी आती है चैप्टर के लास्ट में, जैसा एक सारांश लिखते हैं। लोगों के लिए निर्धनता एक सीमित भाग पर लागू है। यह न्यूनतम जीवन स्तर के विषय पर जोर देती है, परंतु हमारा लक्ष्य क्या है, उचित जीवन स्तर की ओर जाना, निम्न की तरफ नहीं है, निम्न की तरफ ध्यान देती है। निर्धनता की अवधारणा का विस्तार कुछ वैज्ञानिकों ने क्या किया कि मानव निर्धनता तय होना चाहिए। मानव निर्धनता मतलब कि जिसके पास उचित जीवन स्तर है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवा हो, साफ सफाई हो, लैंगिक समानता हो, रोजगार हो, तो वो निर्धन की श्रेणी में नहीं आएगा। और जिसके पास अगर ये सब नहीं है, इससे कम है, जैसे उसके पास साफ सफाई भी अगर नहीं है तो वो निर्धन की श्रेणी में ही रखा जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर हो जाता है आपका कंप्लीट। अब मैं स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ, आपको वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। ये चैप्टर आपको लगेगा काफ़ी थोड़ी वाइज है, ठीक है, लेकिन इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि 9th क्लास के इकोनॉमिक्स